सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 1, जिसका शीर्षक है भाषा, लिपि तथा व्याकरण। तो सबसे पहले हम जानेंगे भाषा के बारे में। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। हम बोलकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा सुनकर दूसरों की बात को समझते हैं। ऐसे ही दूसरे भी हमारी बात को सुनकर समझते हैं तथा बोलकर उत्तर देते हैं। इसी प्रकार हम लिखकर अथवा पढ़कर भी अपने विचार प्रकट करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि अपने भावों का आदान प्रदान करने में हम किसी न किसी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, यहाँ भी हम देख सकते हैं कि हमें एक चित्र के द्वारा और उसके साथ कुछ वाक्य लिखे हैं। यहाँ पे दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं। चलो खेलने चलते हैं। मैं अपनी माँ से पूछ कर आता हूँ। तो इस चित्र में हमने देखा और इस वाक्य में हमने देखा कि एक दोस्त ने एक वाक्य कहा, फिर दूसरे दोस्त ने उस वाक्य का सुनकर उत्तर दिया। तो बच्चों, ये जो हम आपस में बातचीत करते हैं, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरे के विचार हम तक पहुंचते हैं, तो ये किस प्रकार से होता है? भाषा के माध्यम से होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव तथा विचारों को बोलकर तथा लिखकर व्यक्त करते हैं तथा दूसरों के भाव तथा विचारों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं। अब अगला है हमारा भाषा के रूप। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें चित्रों द्वारा बताया जा रहा है कि पहले उसमें हम देख सकते हैं कि वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही है दो लोगों में। और यहाँ पे आपस में, जैसे कोर्ट में हम देखते हैं दो वकील आपस में केस लड़ते हैं, तो आपस में बातचीत करते हैं, अपने पक्ष रखते हैं। और दूसरे ही चित्र में हम देखते हैं, तो पहले इन चित्रों की हम बात करते हैं। पहला रूप है भाषा का मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा कौन सी होती है? बोलकर अपने विचार प्रकट करना तथा सुनकर दूसरों की बात समझना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। अब आपसी बातचीत, गीत गाना, वाद विवाद तथा भाषण आदि में भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो भी हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं, अब उसमें चाहे गाना गाना हो, आपस में बातचीत करना हो या भाषण देना हो, वो सब किस में आता है? हमारे मौखिक भाषा में आता है, जैसे हम इन चित्रों में भी देख सकते हैं। अब दूसरा है हमारा लिखित भाषा। अपने विचारों को लिखकर प्रकट करना अथवा लिखे हुए विचारों को पढ़कर समझना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। यानी कि जब हम लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों को पढ़कर समझते हैं, तो वो हमारा भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे कि हम यहाँ इस चित्र में देख सकते हैं कि एक बच्चा अपनी किताब में कुछ लिख रहा है। ऐसे ही दूसरे चित्र में हम देखते हैं कि अध्यापिका बच्चों को ब्लैक बोर्ड में लिखकर पढ़ना कुछ समझा रही है। तो ये क्या है? ये भी हमारा भाषा का लिखित रूप है। यह भी जाने, कभी कभी संकेतों द्वारा भी विचार प्रकट किए जाते हैं, परंतु संकेतों को व्याकरण में भाषा नहीं माना जाता है। इसी प्रकार पशु पक्षियों की बोली को भी भाषा नहीं माना जाता है। यानी कि हमारी एक और भाषा होती है, भाषा का रूप होता है, जिसे हम सांकेतिक भाषा भी बोलते हैं। यानी कि जब हम संकेतों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं, लेकिन व्याकरण में उसे भाषा का रूप नहीं दिया गया है। ऐसे ही जो पशु पक्षी की बोलियां हैं, उसको भी भाषा का रूप व्याकरण में नहीं दिया गया है।
जैसे कि हम यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि एक ट्रैफिक पुलिस वाला क्या करता है, अपने संकेतों के द्वारा गाड़ियों को रोकता है और गाड़ियों को चलने के लिए आदेश देता है। तो ये क्या है, हमारा भाषा का सांकेतिक रूप है। ऐसे ही पशु पक्षी जो आपस में बात करते हैं वो भी क्या है, बोली है, यानी कि एक आवाज है, लेकिन वो भाषा नहीं है। ऐसे ही जब हम सर्कस में देखते हैं तो वहां पे भी कैसे जो शेर होता है उसको इशारों में बताया जाता है कि अब उसे बैठना है, अब उसे उठना है, अब उसे कूदना है। तो वो क्या है, हमारा भाषा का सांकेतिक रूप है। तो संसार में बोली जाने वाली सभी भाषाओं में हिंदी का तीसरा स्थान है। हमारे भारतीय संविधान द्वारा निम्नलिखित 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, यानी कि हमारे यहाँ 22 भाषाएं हैं जिनको हमारे भारतीय संविधान द्वारा मान्यता दी गई है। तो वो 22 भाषाएं कौन कौन सी है? हिंदी, उर्दू, मलयालम, सिंधी, बंगला, कोंकणी, पंजाबी, उड़िया, डोंगरी, गुजराती, बोडो, असमिया, कश्मीरी, संथाली, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मराठी, मणिपुरी, संस्कृत, नेपाली तथा मैथिली। तो ये थी बच्चों हमारी 22 भाषाएं। क्या आप जानते हैं भारत के संविधान में 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। बच्चा अपने माता पिता से जो भी भाषा सीखता है वह उसकी मातृभाषा कहलाती है, यानी कि जो भी भाषा हम अपने घर में रहकर सीखते हैं, अपने माता पिता से, अपने परिवार वालों से, तो वो हमारी क्या होती है, मातृभाषा कहलाती है। जो भाषा पूरे राष्ट्र में सबसे अधिक लोगों द्वारा प्रयोग की जाती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। जिस भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हमारे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब अगला है हमारा बोली। भाषा के क्षेत्रीय अर्थात स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। बोली का क्षेत्र बहुत ही सीमित होता है तथा यह किसी क्षेत्र विशेष में ही बोली जाती है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर बोली का रूप बदल जाता है। हिंदी भाषा में अवधी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, छत्तीसगढ़ी, मगधी, राजस्थानी, भोजपुरी, हरियाणवी, मैथिली तथा खड़ी बोली आदि कुछ प्रमुख बोलियां हैं। अब अगला है हमारा लिपि। मौखिक भाषा को लिखित रूप में प्रकट करने हेतु कुछ चिन्ह निश्चित किए जाते हैं, कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। ये सभी चिन्ह किसी ना किसी ध्वनि को व्यक्त करते हैं जिन्हें लिपि कहते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं भाषा को लिखने के लिए निर्धारित प्रमुख चिन्हों को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है, यानी कि जो भी भाषाएं हम बोलते हैं उसे लिखने के लिए जो हमें चिन्ह दिए गए हैं उन चिन्हों को किस ढंग से बनाया जाना है वो हमें किसके द्वारा पता चलता है, लिपि के द्वारा पता चलता है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक निश्चित लिपि होती है। कभी कभी एक लिपि में भी कई भाषाएं लिखी जा सकती हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, कोंकणी तथा नेपाली भाषाओं की एक ही लिपि देवनागरी है। देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। भाषाओं की लिपि निम्नलिखित है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही लिपि में अलग अलग भाषाएं लिखी जाती हैं। तो अब हमें यहाँ पे कुछ भाषाएं दी गई हैं और उनकी कुछ लिपियां यहाँ पे दी गई हैं। भाषाओं की लिपि निम्नलिखित है। तो भाषा है हिंदी जिसकी लिपि है देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी, अंग्रेजी की रोमन, फ्रेंच रोमन, जर्मन रोमन, उर्दू की फारसी, बंगाली की बांग्ला। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन की भी एक ही लिपि है जिसे रोमन कहते हैं। अब अगला है हमारा व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के नियमों का ज्ञान प्राप्त होता है।
व्याकरण में भाषा को शुद्ध रूप में प्रयोग करने के नियम निर्धारित किए जाते हैं, यानी कि भाषाओं को किस प्रकार से, किस शुद्ध रूप में हमें बोलना चाहिए, पढ़ना चाहिए या लिखना चाहिए, वो हमें व्याकरण के द्वारा उसका ज्ञान मिलता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने, लिखने तथा बोलने का ज्ञान होता है। अब अगला है हमारा व्याकरण के अंग। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। पहला है वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के उच्चारण स्थान, उत्पत्ति तथा वर्गीकरण आदि पर विचार किया जाता है। दूसरा है शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के भेद, उत्पत्ति तथा रचना आदि पर विचार किया जाता है। अगला है वाक्य विचार। वाक्य विचार में वाक्यों की रचना, भेद, उनके संबंध, विश्लेषण तथा विराम चिन्हों आदि पर विचार किया जाता है। तो बच्चों, ये थे हमारे व्याकरण के कुछ अंग। यानी कि अगर हमें किसी भी भाषा का व्याकरण जानना है, व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करना है, तो हमें उसके इन तीनों अंगों के बारे में पढ़ना होगा। तो इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।